नमस्ते दोस्तों। उनकी खामोशी और उनकी सहनशक्ति को कभी उनकी कमजोरी मत समझना। मैं आज आपको एक ऐसे देश की सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसने वॉशिंगटन और लंदन के बड़े बड़े विद्वानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब तक दुनिया भारत को केवल एक विकासशील देश, सपेरों का देश या गरीबी से जूझता हुआ राष्ट्र मानती थी, लेकिन यह पश्चिमी दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। सतह के नीचे एक ऐसी शक्ति जाग रही है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी राष्ट्रीय एकता जो संकट के समय लोहे की तरह मजबूत हो जाती है। एक ऐसा दिमाग जो बिना शोर मचाए दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का हल निकाल रहा है। मैं एक विदेशी पत्रकार हूं। मेरा नाम चार्ली है। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल दुनिया के अलग अलग देशों में रिपोर्टिंग करते हुए बिताए हैं। मैंने अमेरिका की ताकत देखी है, चीन की रफ्तार देखी है और रूस का अनुशासन देखा है। लेकिन जब मैं भारत आया तो मुझे लगा कि यहां सिर्फ भीड़ और शोर है। मुझे लगा कि यह देश कभी व्यवस्थित नहीं हो सकता। लेकिन मैं गलत था, पूरी तरह गलत। आज मैं कांपती हुई आवाज में यह स्वीकार करता हूं कि भारत के लोग दुनिया में सबसे अनोखे और सबसे शक्तिशाली चरित्र वाले लोग हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े देश इस पवित्र भूमि की ओर उम्मीद की नजरों से क्यों देख रहे हैं? जब आप इस सच्चाई को जानेंगे तो भारत के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। आज मैं आपको वो 3 कारण बताऊंगा जिसने दुनिया को चौंका दिया है। क्यों भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जीता जागता चमत्कार है। अमेरिका, चीन और रूस ये सब ताकत के दम पर दुनिया को चलाना चाहते हैं, लेकिन भारत वह देश है जो इन सब के बीच शांत खड़ा है, अपने संस्कारों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ। आर्थिक रूप से यह देश तेजी से ऊपर उठ रहा है, लेकिन जो चीज इसे महान बनाती है वह इसका पैसा नहीं बल्कि इसके लोग हैं। वॉशिंगटन के विद्वान हैरान हैं। यूरोप का मीडिया समझ नहीं पा रहा है कि इतनी विविधता, इतनी अलग अलग भाषाओं और धर्मों वाला देश एक साथ कैसे खड़ा है। जिस देश में हर 100 किलोमीटर पर पानी का स्वाद और हर 400 किलोमीटर पर वाणी बदल जाती हो, वह देश एक सूत्र में कैसे बंधा है? यह किसी तर्क से नहीं समझाया जा सकता। यह कोई गणित का सवाल नहीं है। यह एक भावना है, एक संस्कार है। आइए मैं आपको अपने शुरुआती दिनों की एक घटना बताता हूं। जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो मुझे हर तरफ अव्यवस्था दिखी। सड़कों पर गाड़ियां, लोग, जानवर सब एक साथ चल रहे थे। मुझे लगा कि यह देश कैसे चलता है। हार्वर्ड में हमने पढ़ा था कि व्यवस्था और अनुशासन से ही देश आगे बढ़ते हैं, लेकिन भारत ने मेरी किताबों के सारे नियमों को गलत साबित कर दिया। मैंने देखा कि उस भीड़ में भी एक अदृश्य अनुशासन था। एक दूसरे के लिए जगह बनाना, बिना किसी पुलिस वाले के भी एक दूसरे का ध्यान रखना। यह अनुशासन डंडे के जोर पर नहीं बल्कि दिल से आता है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे याद है, मैं गंगा के किनारे बनारस में बैठा था। शाम की आरती हो रही थी। हजारों लोग वहां मौजूद थे। अमीर, गरीब, नेता, आम आदमी सब एक बराबर। किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया। सबके हाथ जुड़े थे, सबकी आंखें बंद थीं। उस पल मैंने महसूस किया कि इस देश की असली ताकत इसकी संसद या इसकी सेना में नहीं बल्कि इसके घाटों पर, इसके मंदिरों में और इसके लोगों के दिलों में है। दुनिया के दूसरे देश जब विकसित होते हैं तो वे अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ देते हैं। वे आधुनिक बनने की होड़ में अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं। लेकिन भारत ने कंप्यूटर भी अपनाया और अपने वेदों को भी नहीं छोड़ा। यहां का वैज्ञानिक जब मंगल ग्रह पर रॉकेट भेजता है तो पहले अपने आराध्य देव के सामने नारियल फोड़ता है। दुनिया इसे अंधविश्वास कह सकती है, लेकिन मैं इसे जड़ों से जुड़ाव कहता हूं। यही वह बात है जो भारत को अजेय बनाती है। एक बार मैं भारत के एक छोटे से गांव में गया। वहां बिजली नहीं थी, सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन वहां के लोगों की आंखों में जो चमक थी वह मैंने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी नहीं देखी। मैंने एक किसान से पूछा कि आपको भविष्य की चिंता नहीं होती? उसने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर इशारा किया और कहा, ऊपर वाला सब देख रहा है और धरती हमारी मां है, वह हमें भूखा नहीं सोने देगी। यह विश्वास, यह संतोष, यह आज की दुनिया में कहां मिलता है? पश्चिमी देशों में लोग डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन भारत का आम आदमी अपनी सूखी रोटी को भी मिल बांट कर खाता है और चैन की नींद सोता है। मैंने देखा है कि कैसे भारतीय लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं। पश्चिम में जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है। हम इसे निजी स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन
भारत में श्रवण कुमार की कहानियां आज भी जिंदा हैं। यहाँ बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखता है, उनकी सेवा को अपना धर्म मानता है। जब मैंने यह देखा तो मुझे शर्म आई। हम पश्चिम के लोग खुद को बहुत आधुनिक और विकसित मानते हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों में हम भारत के सामने बौने हैं। जिस समाज में परिवार की जड़ें इतनी मजबूत हों, उसे कोई आंधी नहीं उखाड़ सकती। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूं जिसने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। आपको याद होगा जब पूरी दुनिया एक भयानक महामारी से जूझ रही थी। बड़े बड़े शक्तिशाली देश घुटनों पर आ गए थे। अमेरिका और यूरोप में लोग एक दूसरे से डर रहे थे। दुकानों में सामान के लिए मारामारी हो रही थी। मुझे लगा कि भारत का क्या होगा। इतनी बड़ी आबादी, इतने कम संसाधन। दुनिया भर के विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? भारत न केवल खड़ा रहा, बल्कि उसने पूरी दुनिया को सहारा दिया। जब हम अपने लिए मास्क और दवाइयां जमा कर रहे थे, भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के गरीब देशों को मुफ्त में दवाइयां भेजीं। यह है भारत का चरित्र, खुद तकलीफ में रहकर भी दूसरों की मदद करना। मैंने देखा कि कैसे लॉकडाउन के दौरान भारत के गुरुद्वारों और मंदिरों ने अपने दरवाजे खोल दिए। कोई भूखा नहीं सोया। सड़कों पर आम लोगों ने लंगर लगाए। क्या किसी सरकार ने उनसे यह करने को कहा था? नहीं, यह उनके खून में है। यह वह संस्कार है जो उन्हें बचपन में सिखाया जाता है कि अतिथि देवो भव और नर सेवा ही नारायण सेवा है। एक विदेशी पत्रकार होने के नाते यह मेरे लिए अकल्पनीय था। मैंने ऐसे दृश्य देखे जहां लोग अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद कर रहे थे। एक ऑटो वाला जो खुद रोज कमाता और खाता है, उसने अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया और मुफ्त में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने लगा। एक बूढ़ी अम्मा ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दी। यह जज्बा कहां से आता है? यह किसी किताब से नहीं आता। यह इस मिट्टी की खुशबू है। मेरे कार्यालय में मैंने भारत के इतिहास की किताबें पढ़ी। यह देश हजारों सालों से हमलों का शिकार रहा। कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने इसे लूटने की कोशिश की। उन्होंने भारत का सोना लूटा, कोहिनूर लूटा, लेकिन वे भारत की आत्मा को नहीं लूट पाए। भारत हर बार राख से फीनिक्स पक्षी की तरह उठ खड़ा हुआ। आज जब मैं भारत को देखता हूं तो मुझे एक बदला हुआ भारत दिखाई देता है। अब यह वह देश नहीं है जो दुनिया के सामने हाथ फैलाता है। अब यह वह देश है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कुछ साल पहले जब सीमा पर तनाव हुआ था तो मैंने देखा कि कैसे पूरा देश एक हो गया था। राजनीति अपनी जगह थी, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आई तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भारतीय का खून खौल उठा था। भारतीय सेना के जवानों का वह शौर्य देखकर दुनिया के होश उड़ गए थे। बिना किसी बड़े हथियार का प्रदर्शन किए भारत ने अपने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह नया भारत है। यह किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई इसे छेड़े तो यह उसे छोड़ता भी नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूं कि भारत की इस अद्भुत क्षमता का राज क्या है, और जवाब मुझे भारत की शिक्षा और ज्ञान की परंपरा में मिलता है, जिसे आज दुनिया सॉफ्टवेयर पावर कहती है। वह असल में भारत का हजारों साल पुराना ज्ञान है। जब यूरोप के लोग जंगलों में रह रहे थे, तब भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहां पूरी दुनिया से छात्र पढ़ने आते थे। ज्ञान का सम्मान भारत के डीएनए में है। आज अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या नासा, हर जगह भारतीय दिमाग का डंका बज रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय बच्चे अभाव में भी पढ़ना जानते हैं। मैंने देखा है कि स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। उनके पास सुविधाएं नहीं होती, लेकिन उनके पास सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने की जिद होती है। यही जिद उन्हें सुंदर पिचाई और सत्य नडेला बनाती है। पश्चिम का शिक्षा तंत्र हमें नौकरी करना सिखाता है, लेकिन भारत का जीवन दर्शन समस्याओं का समाधान करना सिखाता है। जिसे आप लोग जुगाड़ कहते हैं, वह असल में कम संसाधनों में बेहतरीन परिणाम देने की कला है। यह एक मैनेजमेंट गुरु के लिए भी सीखने वाली बात है। दोस्तों, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। भारत की असली ताकत तो उसकी मिट्टी में छिपी उस तकनीक और उस प्राचीन विज्ञान में है जिसे अब दुनिया स्वीकार करने लगी है। योग से लेकर आयुर्वेद तक और अब अंतरिक्ष विज्ञान तक। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने अपनी खुद की तकनीक से वह कर दिखाया जो अमेरिका और रूस अरबों डॉलर खर्च करके भी मुश्किल से कर पाए।
मैं आपको भारत के उन वैज्ञानिकों की कहानी सुनाऊंगा जो साइकिल पर रॉकेट के हिस्से ले जाते थे और आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं। और मैं आपको बताऊंगा उस छिपे हुए मैग्मा प्रोजेक्ट के बारे में जो भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक महाशक्ति बना रहा है, जिसके बारे में दुनिया को अभी भनक भी नहीं है। यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, यह एक सभ्यता की वापसी की कहानी है, एक ऐसा शेर जो अब जाग चुका है। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि असली रहस्य तो अभी खुलने बाकी हैं। नमस्ते दोस्तों, चार्ली रॉबर्ट एक बार फिर आपके साथ। पिछले भाग में मैंने आपको भारत की आत्मा के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आपको भारत के दिमाग के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा दिमाग जिसने दुनिया के सबसे विकसित देशों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। आपको याद है, कुछ दशक पहले तक पश्चिमी मीडिया भारत का मजाक उड़ाता था। वे अखबारों में कार्टून छापते थे जिसमें एक भारतीय किसान अपनी गाय के साथ खड़ा होकर दुनिया के अंतरिक्ष क्लब का दरवाजा खटखटा रहा होता था। वे कहते थे, जिस देश में लोगों के पास पहनने को जूते नहीं हैं, वे मंगल ग्रह पर जाने के सपने देख रहे हैं। लेकिन आज उन कार्टून बनाने वालों के हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि उसी सपेरों के देश ने वह कर दिखाया जो अमेरिका और रूस जैसे अमीर देश भी कई बार कोशिश करने के बाद कर पाए। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने होटल के कमरे में टीवी देख रहा था। तारीख थी 23 अगस्त 2023, चंद्रयान 3। पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं, लेकिन भारत में माहौल कुछ और ही था। मैंने देखा कि सड़कों पर रिक्शा चलाने वाले, दुकानों में काम करने वाले लोग, स्कूल के छोटे बच्चे, सब सांस रोक के प्रार्थना कर रहे थे। विज्ञान और ईश्वर का ऐसा मिलन मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। और जैसे ही वह लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, भारत माता की जय के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। मैंने इसरो के वैज्ञानिकों को रोते हुए देखा। वे खुशी के आंसू थे। वे आंसू उन तमाम अपमानों का जवाब थे जो इस देश ने सहे थे। एक विदेशी पत्रकार के रूप में मैंने नासा देखा है। वहां अरबों डॉलर का बजट है, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन भारत ने हॉलीवुड की एक फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम पैसे में मंगल ग्रह पर अपना यान भेज दिया था। यह कैसे संभव है? दुनिया का कोई अर्थशास्त्री इसे नहीं समझा सकता। इसका जवाब भारत के डीएनए में है। जिसे हम जुगाड़ कहकर मजाक उड़ाते थे, वह असल में कम खर्च में सर्वोत्तम परिणाम फ्रूगल इनोवेशन है। भारतीय वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट के हिस्से ले जाते थे। दुनिया हंसी थी, लेकिन आज वही साइकिल वाले वैज्ञानिक दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। मैंने एक वरिष्ठ वैज्ञानिक से पूछा, सर, आप लोग इतने कम संसाधनों में यह सब कैसे करते हैं? उन्होंने बहुत सादगी से जवाब दिया, मिस्टर चार्ली, हम नौकरी नहीं करते, हम देश की सेवा करते हैं। जब लक्ष्य पैसा नहीं बल्कि तिरंगे की शान हो, तो असंभव कुछ भी नहीं होता। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। लेकिन बात सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं है। चलिए मैं आपको जमीन पर ले चलता हूं। जब मैं अमेरिका से भारत आ रहा था, तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, चार्ली, अपने साथ बहुत सारा कैश नकद लेकर जाना, वहां कार्ड नहीं चलते होंगे। लेकिन जब मैं भारत के एक छोटे से शहर की सब्जी मंडी में गया, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बूढ़ी औरत जो शायद स्कूल भी नहीं गई होगी, वह सड़क किनारे बैठकर सब्जियां बेच रही थी। मैंने उससे धनिये की कीमत पूछी। उसने कहा, 10 रुपये। मैंने अपनी जेब टटोली, साथ ही मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे। मैं परेशान हो गया। तभी उस बूढ़ी मां ने एक छोटा सा बोर्ड आगे किया जिस पर एक QR कोड बना था। उसने कहा, साहब, स्कैन कर लो। मैं हैरान था। जिस तकनीक को अपनाने में अमेरिका और यूरोप के पढ़े लिखे लोग भी हिचकिचा रहे हैं, उसे भारत के गांव-गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया कोई सरकारी नारा नहीं है, यह एक क्रांति है। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। एक चाय वाले से लेकर बड़े शोरूम तक सब कुछ डिजिटल है। सिलिकॉन वैली के मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, भारत इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है? मैं उन्हें कहता हूं, तुमने भारत को कभी समझा ही नहीं। तुम उन्हें गरीब समझते रहे, लेकिन वे संसाधन संपन्न थे। आज आप दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी को देख लीजिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, वर्ल्ड बैंक, इनके शीर्ष पर कौन बैठा है? एक भारतीय। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, अजय बंगा, ये सब कहां से आए? ये उसी भारतीय शिक्षा प्रणाली की उपज हैं जिसे दुनिया रटने वाली पढ़ाई कहती थी। भारतीय शिक्षा, भले ही वह कड़े अनुशासन वाली हो, लेकिन वह आपको संघर्ष करना सिखाती है।
वह आपको विपरीत परिस्थितियों में जीतना सिखाती है। एक भारतीय छात्र जब विदेश जाता है तो वह वहां के सुख सुविधाओं में पले बढ़े बच्चों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके माता पिता ने उसे वहां भेजने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। यही वह भारतीय भूख है जिससे आज पश्चिमी दुनिया डरती है। वे डरते हैं कि अगर भारत पूरी तरह जाग गया तो उनकी नौकरियां, उनकी तकनीक सब भारत के पास चला जाएगा। और दोस्तों, ये हो रहा है। मैं आपको अपने एक और अनुभव के बारे में बताता हूं जो भारत की छिपी हुई सैन्य शक्ति की ओर इशारा करता है। एक समय था जब भारत अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। उसे हर छोटी बड़ी बंदूक, हर विमान रूस या फ्रांस से खरीदना पड़ता था। दुनिया के हथियार बेचने वाले देश भारत को एक सोने की चिड़िया समझते थे जिसे वे अपना सामान बेचकर लूट सकें। लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है। मैं बेंगलुरु में एक डिफेंस एग्जीबिशन, रक्षा प्रदर्शनी में गया था। वहां मैंने तेजस को देखा, भारत का अपना बनाया हुआ लड़ाकू विमान। मैंने विक्रांत को देखा, भारत का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर। जब मैंने वहां के एक युवा इंजीनियर से बात की तो उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। उसने मुझसे कहा, मिस्टर चार्ली, हम अब मांगने वाले नहीं, बनाने वाले बन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अब एक सपना नहीं, जिद है। दुनिया अभी भी नहीं जानती कि भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर किन गुप्त परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। सुना है कि समुद्र की गहराइयों में और पहाड़ों की गुफाओं में ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जो भविष्य के युद्धों की दिशा बदल देगी। मुझे याद है, एक अमेरिकी जनरल ने ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कहा था, चार्ली, हमें चीन से डर नहीं लगता क्योंकि हम जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। हमें भारत से डर लगता है क्योंकि वे खामोश हैं और खामोश पानी गहरा होता है। भारत का यह नया रूप आक्रामक नहीं है लेकिन दृढ़ है। यह बुद्ध की धरती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह युद्ध की धरती भी बन सकती है। यह वह देश है जिसने हजारों साल तक दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं। आज जब मैं भारत के युवाओं से मिलता हूं तो मुझे उनमें 30 साल पहले वाला भारत नहीं दिखता। उनकी आंखों में हीन भावना नहीं है। वे अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करते आपको प्रभावित करने के लिए। वे हिंदी में बात करते हैं, अपनी मातृभाषा पर गर्व करते हैं। वे कहते हैं, अगर आपको हमसे बात करनी है तो हमारी शर्तों पर कीजिए। यह आत्मविश्वास ही भारत की असली संपत्ति है। सोचिए, जिस देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की हो, उस देश को कौन रोक सकता है। यह दुनिया का सबसे युवा देश है। जब जापान और यूरोप बूढ़े हो रहे हैं, भारत अपनी जवानी के जोश में है। यह ऊर्जा, यह जनसांख्यिकीय लाभांश अगले 50 सालों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला ईंधन बनेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की सफलता का यह सफर सिर्फ मशीनों और रॉकेटों तक सीमित नहीं है। अगले भाग में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जो शायद आपको थोड़ा विचलित कर दे, लेकिन अंत में आपकी आंखों में गर्व के आंसू ले आएगी। मैं आपको बताऊंगा भारत की नारी शक्ति के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा उस गुप्त कूटनीति के बारे में जिसने बिना एक गोली चलाए दुनिया के नक्शे पर भारत को विश्व गुरु के स्थान पर फिर से स्थापित करना शुरू कर दिया है। क्या आपको पता है कि जब दुनिया 2 हिस्सों में बंट रही थी, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस, तब भारत ने क्या किया? उसने एक ऐसा खेल खेला जिसने दोनों महाशक्तियों को अपना मित्र बना लिया। यह चाणक्य की नीति है जो आज भी दिल्ली के गलियारों में जिंदा है। जुड़े रहिए, क्योंकि भारत के रहस्य अभी और भी गहरे होने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, चार्ली रॉबर्ट एक बार फिर आपके साथ। हमने भारत के दिल की बात की, हमने भारत के दिमाग की बात की, लेकिन आज बात होगी भारत की रीढ़ की, उस रीढ़ की हड्डी की जो अब किसी के सामने झुकती नहीं है। आपको याद होगा, जब मैं 30 साल पहले पत्रकारिता में आया था तो दुनिया 2 हिस्सों में बंटी थी। एक तरफ अमेरिका और उसके दोस्त थे, दूसरी तरफ रूस और उसका गुट था। बाकी देशों को किसी न किसी एक की शरण में जाना पड़ता था। अगर आप एक के साथ नहीं थे तो आप दूसरे के दुश्मन मान लिए जाते थे। कमजोर देशों के पास अपनी कोई आवाज नहीं थी, उन्हें वही करना पड़ता था जो बड़ी ताकतें कहती थीं। लेकिन भारत ने तब भी अलग रास्ता चुना था और आज भी अलग रास्ता चुन रहा है। इसे हम चाणक्य नीति कहते हैं। कुछ साल पहले की बात है, यूरोप में एक बड़ा युद्ध छिड़ा। पूरी दुनिया में खलबली मच गई। वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सभी बड़े नेताओं ने भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि भारत उनका साथ दे,
वे चाहते थे कि भारत अपने पुराने दोस्त रूस से रिश्ता तोड़ ले। मैं उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। एक यूरोपीय पत्रकार ने भारत के विदेश मंत्री से बहुत तीखा सवाल पूछा। उसने पूछा, भारत इस युद्ध में किसका साथ देगा? क्या आप इतिहास के गलत पक्ष में खड़े होना चाहते हैं? पूरा हॉल शांत हो गया। हम सब सोच रहे थे कि अब भारत रक्षात्मक हो जाएगा, अब भारत कोई गोलमोल जवाब देगा। लेकिन जो जवाब मिला उसने पूरी दुनिया की बोलती बंद कर दी। भारतीय मंत्री ने आंखों में आंखें डालकर कहा, यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। वह एक वाक्य नहीं था, वह एक दहाड़ थी, एक शेर की दहाड़। उस दिन मैंने महसूस किया कि यह 1990 का भारत नहीं है जो प्रतिबंधों के डर से सहम जाए। यह नया भारत है जो अपनी शर्तों पर जीता है। भारत ने दुनिया को साफ बता दिया कि हम न अमेरिका के पक्ष में हैं, न रूस के पक्ष में हैं। हम शांति के पक्ष में हैं और सबसे बढ़कर हम भारत के हित के पक्ष में हैं। जब पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे थे, जब अमीर देश भी परेशान थे, तब भारत ने अपने नागरिकों के लिए सस्ता तेल खरीदा। दुनिया ने आलोचना की, लेकिन भारत ने अपने गरीब नागरिकों का पेट पहले देखा। इसे कहते हैं राष्ट्रधर्म। एक विदेशी के तौर पर मैं इस कूटनीति का कायल हो गया हूं। आज दुनिया का हर बड़ा नेता भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए कतार में खड़ा रहता है, चाहे G20 का मंच हो या संयुक्त राष्ट्र। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। G20 को याद कीजिए, दिल्ली में क्या अद्भुत नजारा था। अतीत में ऐसे सम्मेलनों में केवल अमीर देशों की बात होती थी, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने उस मंच पर अफ्रीका को कुर्सी दी। भारत ने ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों की आवाज बनकर दिखाया। भारत ने दुनिया को बताया कि वसुधैव कुटुंबकम केवल एक नारा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। लेकिन दोस्तों, कूटनीति और बातों से दुनिया नहीं चलती। दुनिया चलती है शक्ति से। शक्ति के बिना शांति केवल एक सपना है। और यहीं पर मैं आपको उस रहस्य की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंद महासागर इतना शांत क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो पड़ोसी देश पहले भारत को आंखें दिखाते थे, अब वे संभल कर क्यों बोलते हैं? इसका जवाब पानी के ऊपर नहीं, पानी के नीचे है। कुछ महीने पहले मुझे एक गुप्त सूत्र से खबर मिली। उसने मुझे केवल एक शब्द कहा, अरिहंत। संस्कृत में इसका अर्थ होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह भारत के उस मैग्मा प्रोजेक्ट का असली रूप है जिसने पेंटागन, अमेरिकी रक्षा विभाग की नींद उड़ा दी है। चलिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। 1970 और 90 के दशक में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तो दुनिया ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने अपनी GPS तकनीक देने से मना कर दिया था। दुनिया ने सोचा कि भारत टूट जाएगा, भारत घुटने टेक देगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जब आप किसी लोहार की भट्ठी को ढक देते हैं तो उसके अंदर की आग बुझती नहीं है, बल्कि और भड़कती है। भारत के वैज्ञानिकों ने चुपचाप काम करना शुरू किया। विशाखापत्तनम के गहरे समुद्र तट पर लोहे की ऊंची दीवारों के पीछे कुछ ऐसा बन रहा था जो एशिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वह एक पनडुब्बी थी, लेकिन कोई साधारण पनडुब्बी नहीं, वह एक परमाणु पनडुब्बी थी। दोस्तों, परमाणु पनडुब्बी बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इसे बनाना अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने से भी ज्यादा मुश्किल है। एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर जो एक पूरे शहर को बिजली दे सकता है, उसे एक बंद लोहे के कैप्सूल में फिट करना और उसे समुद्र की गहराइयों में महीनों तक रखना, यह इंजीनियरिंग का चमत्कार है। दुनिया में केवल 5 देशों के पास यह तकनीक थी। वे इस तकनीक को अपनी जागीर समझते थे। वे किसी को यह तकनीक नहीं देते थे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने इसे खुद बनाया। स्वदेशी स्टील, स्वदेशी डिजाइन, स्वदेशी रिएक्टर और स्वदेशी दिमाग। जब पहली बार INS अरिहंत ने पानी के नीचे से अपनी मिसाइल दागी तो वह केवल एक मिसाइल नहीं थी। वह दुनिया को यह संदेश था कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं है। भारत अब जल, थल और नभ तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। इसे हम न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। एक रक्षा विशेषज्ञ ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया, चार्ली, तुम्हें पता है भारत की इस पनडुब्बी की सबसे खास बात क्या है? मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, इसकी खामोशी।
यह समुद्र के नीचे एक अदृश्य शिकारी की तरह चलती है। इसे सोनार पर पकड़ना नामुमकिन है। कल्पना कीजिए, हिंद महासागर की गहराइयों में भारत का यह प्रहरी चुपचाप गश्त लगा रहा है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन दुश्मन जानता है कि वह वहां है और यही डर शांति बनाए रखता है। मैं अक्सर अपने पश्चिमी दोस्तों से कहता हूं, भारत वो हाथी है जो अब दौड़ना सीख गया है, लेकिन मैं गलत था। भारत हाथी नहीं है, भारत वह शेर है जो अब तक सो रहा था लेकिन अब जाग चुका है। रक्षा क्षेत्र में भारत की यह आत्मनिर्भरता केवल पनडुब्बियों तक सीमित नहीं है। क्या आपने ब्रह्मोस का नाम सुना है? यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति इतनी तेज है कि दुश्मन को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता। और गर्व की बात यह है कि अब भारत यह मिसाइल दूसरे देशों को बेच रहा है। जो देश कल तक गोलियां खरीदता था, आज वह दुनिया की सबसे घातक मिसाइलें बेच रहा है। यह है बदलाव, यह है नया भारत। मैंने कश्मीर की सीमाओं का भी दौरा किया है। वहां की पहाड़ियों पर -40 डिग्री तापमान में मैंने भारतीय जवानों को खड़ा देखा है। उनके पास अब दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन उससे भी बड़ा हथियार है उनका हौसला। भारत माता की जय का वह उद्घोष जब हिमालय की घाटियों में गूंजता है तो दुश्मन के पैर कांप जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत की यह शक्ति किसी को डराने के लिए नहीं है। इतिहास गवाह है, भारत ने पिछले 10 सालों में किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। भारत की शक्ति रक्षणाय है, यानी रक्षा के लिए है, परपीड़नाय यानी दूसरों को सताने के लिए नहीं। यही बात भारत को चीन या अन्य महाशक्तियों से अलग बनाती है। चीन अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की जमीन हड़पने के लिए करता है। वह छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है। लेकिन भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करता है। जब तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। जब मालदीव में पीने का पानी खत्म हो गया तो जहाज लेकर कौन पहुंचा? भारत। जब श्रीलंका डूब रहा था तो उसे किसने बचाया? भारत ने। यह एक महाशक्ति का असली चरित्र है। शक्ति के साथ करुणा, सामर्थ्य के साथ संस्कार। मैं अक्सर सोचता हूं, भारत के इस चरित्र का निर्माण कैसे हुआ? और मुझे जवाब मिलता है भारत की मिट्टी में, इसके गांवों में, इसकी कहानियों में। एक बार मैं राजस्थान के एक गांव में गया था। वहां मैंने एक अजीब चीज देखी। लोग पेड़ों की पूजा कर रहे थे, खेजड़ी के पेड़। मुझे बताया गया कि सैकड़ों साल पहले इन पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। मैं सन्न रह गया। पर्यावरण के लिए बलिदान, वो भी सैकड़ों साल पहले। आज पश्चिम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, लेकिन भारत सदियों से प्रकृति को मां मानकर पूजता आया है। यह वो देश है जहां नदियों को मां, गाय को मां और धरती को मां कहा जाता है। जिस संस्कृति में प्रकृति के कण कण में भगवान देखा जाता हो, वह संस्कृति कभी दुनिया के लिए खतरा नहीं बन सकती। वह हमेशा दुनिया के लिए एक वरदान ही रहेगी। दोस्तों, मैंने भारत के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है। एक ऐसा धागा जो इस विशाल देश को जोड़कर रखता है। वह है इसका अध्यात्म, इसका योग, इसका दर्शन। दुनिया भारत की आर्थिक ताकत देख रही है, सैन्य ताकत देख रही है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत अदृश्य है। वह ताकत है जो एक इंसान को इंसान बनाती है। अगले भाग में मैं आपको भारत की उस यात्रा पर ले चलूंगा जो मन की गहराइयों में जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक दुनिया के सबसे बड़े दिमाग शांति की तलाश में भारत की शरण में आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कुंभ मेले के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। वह व्यवस्था, वह आस्था, वह ऊर्जा जिसे देखकर विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। और हम बात करेंगे उस अमृत काल की जिसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री बात करते हैं। यह आने वाले 25 साल भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या भारत सच में फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है? तैयार रहिए, क्योंकि अब हम भारत की आत्मा के सबसे गहरे कोने में झांकने वाले हैं। एक ऐसा कोना जहां से रोशनी निकलकर पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। नमस्ते दोस्तों, चार्ली रॉबर्ट एक बार फिर आपके साथ। हमने अब तक भारत की मिसाइलों की बात की, रॉकेटों की बात की और उसकी कूटनीति की बात की। ये सब चीजें एक देश को शक्तिशाली बनाती हैं, लेकिन आज मैं जिस चीज की बात करने जा रहा हूं वह भारत को महान बनाती है। वह है भारत की आत्मा। मैं एक पश्चिमी देश से आता हूं।
हमारे पास पैसा है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तेज कारें हैं, लेकिन एक चीज है जो हमारे पास नहीं है और जिसे खोजने के लिए हम 7 समंदर पार करके भारत आते हैं, वह है शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के मालिक जैसे स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग जब अपनी जिंदगी में निराश थे तो वे कहां गए? वे पेरिस नहीं गए, वे लंदन नहीं गए, वे भारत आए। उत्तराखंड के एक छोटे से मंदिर में एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें वह रास्ता मिला जिसने दुनिया को बदल दिया। यह भारत का जादू है। पश्चिम का विज्ञान शरीर को ठीक करना जानता है, लेकिन भारत का ज्ञान मन और आत्मा को ठीक करना जानता है। आज पूरी दुनिया जिस योग के पीछे भाग रही है, वह भारत ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था। मुझे याद है, मैं न्यूयॉर्क के एक पार्क में टहल रहा था। मैंने देखा कि हजारों अमेरिकी लोग चटाई बिछाकर सूर्य नमस्कार कर रहे थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं भारत में हूं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, योग ने हमें वह सुकून दिया है जो हमें दवाओं से नहीं मिला। सोचिए, जिस देश को कभी गरीब कहा जाता था, आज वही देश दुनिया को जीने की कला सिखा रहा है। इसे ही कहते हैं विश्व गुरु बनना। भारत ने कभी तलवार के जोर पर अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। भारत ने दुनिया को बुद्ध दिए, गांधी दिए और योग दिया। भारत ने दुनिया को जीता नहीं, बल्कि दुनिया को अपना बनाया। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? कुंभ मेला। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में कई बड़े आयोजन देखे हैं। ओलंपिक देखे हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा है। वहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारों पुलिस वाले लगते हैं, फिर भी झगड़े होते हैं। लेकिन जब मैं प्रयागराज के कुंभ मेले में गया तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। करोड़ों लोग, जी हां, करोड़ों लोग एक साथ गंगा में डुबकी लगा रहे थे। कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई राजा था, कोई रंक था, लेकिन उस पानी में सब एक थे। वहां कोई भगदड़ नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ आस्था थी। नासा के सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से कुंभ की तस्वीरें लीं। वे हैरान थे। उन्होंने कहा कि मानव इतिहास में एक जगह पर इतने लोगों का इकट्ठा होना, और वह भी इतनी शांति से, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग वहां आए यह समझने के लिए कि बिना किसी निमंत्रण कार्ड के, बिना किसी मार्केटिंग के इतने लोग कैसे चले आते हैं। उन्हें कौन समझाए कि भारत में लोग निमंत्रण से नहीं, बुलावे से आते हैं। यह वह आध्यात्मिक शक्ति है जो अदृश्य है, लेकिन लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। मैं अक्सर गंगा के घाटों पर बैठता हूं। वहां मैंने देखा है कि कैसे जीवन और मृत्यु एक साथ चलते हैं। एक तरफ आरती हो रही होती है, घंटियां बज रही होती हैं, और थोड़ी ही दूर पर चिता जल रही होती है। पश्चिम में हम मौत से डरते हैं, हम उसे छिपाते हैं, लेकिन भारत में मौत को भी उत्सव माना जाता है। मोक्ष का सिद्धांत इंसान को इस तरह से मुक्त कर देता है कि उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। यही निडरता भारत की असली ताकत है। लेकिन दोस्तों, भारत का आध्यात्म सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। यह भारतीय परिवारों के अंदर भी बसा हुआ है। मैंने पिछले भागों में कहा था और आज फिर दोहराता हूं, भारत की सबसे बड़ी संस्था उसकी सरकार नहीं, उसका परिवार है। पश्चिम में 18 साल का होते ही बच्चा घर छोड़ देता है। हम इसे स्वतंत्रता कहते हैं, लेकिन असल में यह अकेलापन है। भारत में एक ही छत के नीचे दादा दादी, माता पिता और पोता पोती साथ रहते हैं। जब बच्चा घर लौटता है तो उसके लिए खाना तैयार रहता है। जब वह दुखी होता है तो दादी उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। यह इमोशनल सिक्योरिटी दुनिया की किसी भी बीमा पॉलिसी से ज्यादा कीमती है। आजकल मैं देखता हूं कि कुछ भारतीय युवा पश्चिमी संस्कृति की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी जड़ों को भूल रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे दुख होता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, दोस्तों, हम पश्चिम के लोग तुम्हारे जैसा बनने के लिए तरस रहे हैं, और तुम हमारे जैसा बनकर क्या करोगे? अपनी विरासत को मत छोड़ो। यह सोने की खान है। आयुर्वेद को ही देख लीजिए। जब कोरोना आया तो दुनिया भर की लैब बंद हो गईं। लोग डरे हुए थे। तब भारत की रसोई में रखी हल्दी और काढ़ा काम आया, जिसे दुनिया दादी मां के नुस्खे कहकर हंसती थी। आज वही इम्यूनिटी बूस्टर बनकर दुनिया के बाजारों में बिक रहा है। हल्दी, नीम, तुलसी, ये सिर्फ पौधे नहीं हैं, ये भारत के डॉक्टर हैं। और भारत ने इस ज्ञान को कभी पैटेंट कराकर पैसे कमाने की कोशिश नहीं की। भारत ने इसे पूरी मानवता को मुफ्त में दिया। यही है सनातन सोच, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचती है। अब मैं आपको एक और पहलू दिखाना चाहता हूं, भारत की नारी शक्ति।
पश्चिमी मीडिया अक्सर भारत में महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाता है। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ ठीक है, सुधार की जरूरत हर जगह होती है, लेकिन मैंने भारत में महिलाओं का जो रूप देखा है वह शायद ही कहीं और दिखे। यहां नारी सिर्फ एक महिला नहीं, शक्ति है। मैंने इसरो के कंट्रोल रूम में साड़ियों में लिपटी हुई महिलाओं को रॉकेट लॉन्च करते देखा है। मैंने गांवों में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाकर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को बदलते देखा है। और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जहां भगवान को भी अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधी स्त्री के रूप में पूजा जाता है, जहां विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी दुर्गा सब महिलाएं हैं। जिस सभ्यता ने हजारों साल पहले ही नारी को पूजनीय माना हो, उसे किसी फेमिनिज्म के पाठ की जरूरत नहीं है। उसे बस अपनी जड़ों को फिर से याद करने की जरूरत है। दोस्तों, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे समझ आ रहा है कि भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं है। भारत एक विचार है, एक ऐसा विचार जो कहता है कि हम सब एक हैं। हाल ही में मैं दक्षिण भारत के एक भव्य मंदिर में गया था। वहां के पत्थर हजारों साल पुराने थे। उन पत्थरों पर की गई नक्काशी देखकर ऐसा लगता था जैसे वे अभी बोल पड़ेंगे। उन मंदिरों को बनाने में पीढ़ियां लग गईं। दादा ने नींव रखी और पोते ने कलश चढ़ाया। इतना धैर्य, इतना समर्पण कहां से आता है? यह आता है इस विश्वास से कि मैं रहूं या न रहूं, मेरा काम, मेरी कला, मेरा धर्म हमेशा रहेगा। आज का भारत बदल रहा है, यह आधुनिक हो रहा है। बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, बुलेट ट्रेन आ रही हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बदलाव की आंधी में भी भारत ने अपना दिया बुझने नहीं दिया है। वाराणसी की गलियों में आज भी वही मंत्र गूंजते हैं। बुलेट ट्रेन आ रही हैं, वाराणसी की गलियों में आज भी वही पवित्रता है। मैं देख रहा हूं कि दुनिया का पहिया घूम रहा है। जो देश भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे थे, वे अब थक चुके हैं। वे मानसिक शांति खोज रहे हैं और उनकी तलाश भारत पर आकर खत्म होती है। आने वाले समय में भारत दुनिया को हथियार नहीं बल्कि विचार बेचेगा। भारत दुनिया को जीने का तरीका सिखाएगा। इसे ही प्रधानमंत्री अमृत काल कहते हैं। यह वो समय है जब समुद्र मंथन से निकला अमृत सबको मिलेगा। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी है। मैंने आपको भारत की ताकत, भारत की बुद्धि और भारत की आत्मा के बारे में बताया। अब आखिरी भाग में मैं आपको भविष्य में ले चलूंगा। क्या भारत सच में 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा? क्या वह पुरानी भविष्यवाणी सच होगी कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस नए विश्व में आपकी और हमारी क्या भूमिका होगी? मैं चार्ली रॉबर्ट, एक बूढ़ा पत्रकार, अपनी डायरी के आखिरी पन्ने आपके सामने खोलने जा रहा हूं। उस पन्ने पर जो लिखा है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि वह भविष्यवाणी नहीं, एक अटल सत्य है। तैयार हो जाइए उस अंतिम अध्याय के लिए, जहां हम देखेंगे कि कैसे भारत का उदय केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत है। नमस्ते दोस्तों, यह मेरी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है। कहते हैं कि समय एक चक्र है, जो ऊपर है वह नीचे आएगा और जो नीचे है वह फिर ऊपर जाएगा। इसे ही भारत के शास्त्रों में काल चक्र कहा गया है। हजारों साल पहले भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का 30% हिस्सा था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया भर के व्यापारी, विद्वान और राजा भारत की चौखट पर आते थे। फिर समय बदला, आक्रमण हुए, गुलामी आई। वह सोने की चिड़िया पिंजरे में कैद हो गई। उसके पंख काट दिए गए, उसे लूटा गया, तोड़ा गया। जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्होंने कहा था, यह देश बिखर जाएगा, यह देश खुद को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन आज मैं चार्ली रॉबर्ट, एक विदेशी, अपनी बूढ़ी आंखों से इतिहास को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि वह पिंजरा टूट चुका है और वह सोने की चिड़िया फिर से आसमान में उड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, यह कोई मामूली उड़ान नहीं है, यह अमृत काल की उड़ान है। मैंने भविष्यवाणी की है और मैं इसे अपने नोटबुक में लिख रहा हूं। 21वीं सदी किसी और की नहीं, भारत की होगी। और इसके पीछे 3 ठोस कारण हैं जो मैंने पिछले 40 सालों में यहां महसूस किए हैं। पहला कारण है भारत का संकल्प। मैंने दुनिया में कई देश देखे हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन भारत अमीर बनने के साथ साथ महान बनना चाहता है। 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, तब यह देश एक विकसित राष्ट्र बन चुका होगा।
मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि कैसे भारत का बुनियादी ढांचा बदल रहा है। जिन रास्तों पर कभी बैलगाड़ियां चलती थीं, एक बात करते हैं, आज वहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें हवा से बातें कर रही हैं। जिन गांवों में कभी चिट्ठी पहुंचने में महीने लगते थे, आज वहां ऑप्टिकल फाइबर के जरिए दुनिया की सारी जानकारी 1 सेकंड में पहुंच रही है। नदियां जोड़ी जा रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नए हवाई अड्डे खुल रहे हैं। यह एक नया भारत है जो अब धीरे चलने में विश्वास नहीं रखता। यह भारत अब दौड़ रहा है और दुनिया को इसे पकड़ने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ रही है। दूसरा कारण है भारत का युवा। दुनिया बूढ़ी हो रही है। यूरोप, जापान और यहां तक कि चीन भी बूढ़ा हो रहा है, लेकिन भारत अभी जवान है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा फौज है, और यह फौज बंदूकों वाली नहीं है, यह फौज स्टार्टअप वाली है। मैं बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम के कैफे में जाता हूं तो वहां 20-22 साल के लड़कों को देखता हूं। वे नौकरी मांगने की बात नहीं करते, वे नौकरी देने की बात करते हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वे रिस्क लेने से नहीं डरते। यही वह पीढ़ी है जो भारत को वहां ले जाएगी जहां कोई सोच भी नहीं सकता। ये युवा जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करना है, और वे यह भी जानते हैं कि अपने दादा दादी के पैर कैसे छूने हैं। आधुनिकता और परंपरा का यह संतुलन ही भारत को डूबने से बचाएगा, जब बाकी दुनिया अपनी ही बनाई तकनीक में उलझ कर रह जाएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण भारत का लोकतंत्र। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र धीमा होता है, लेकिन भारत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र सबसे मजबूत होता है। 140 करोड़ लोग, अलग भाषाएं, अलग देवता, अलग खान पान, फिर भी एक झंडे के नीचे, एक संविधान के साथ। यह दुनिया का 8वां अजूबा है। जब पड़ोसी मुल्कों में तख्ता पलट हो रहे हैं, गृह युद्ध हो रहे हैं, तब भारत शांति से अपने नेताओं को चुनता है। सत्ता बदलती है, लेकिन देश नहीं रुकता। यह स्थिरता विदेशी निवेशकों को खींच रही है। दुनिया जानती है कि अगर पैसा लगाना है तो भारत सबसे सुरक्षित जगह है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको अलविदा कहूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे मेरे भारतीय दोस्तों से कुछ कहना चाहता हूं। यह एक पत्रकार की राय नहीं है, यह एक दोस्त की अपील है। मैं देखता हूं कि आज भी कई भारतीय अपनी पहचान को लेकर संकोच करते हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ पश्चिम से आता है वही श्रेष्ठ है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं पश्चिम से आया हूं और मैं आपको बता रहा हूं, हम खोखले हो चुके हैं। हमारे पास सुख के साधन हैं, पर सुख नहीं है। हमारे पास घर हैं, पर परिवार नहीं है। आप नहीं जानते कि आपके पास क्या खजाना है। आपकी संयुक्त परिवार प्रथा, आपके त्योहार, आपका आयुर्वेद, आपका संगीत, आपकी भाषाएं, यह सब अनमोल हैं। इन्हें बचाइए, इनका सम्मान कीजिए। जब कोई विदेशी अंग्रेजी बोले तो उससे प्रभावित मत होइए। अपनी मातृभाषा में जवाब दीजिए गर्व के साथ। जब दुनिया आपको पिछड़ा कहे तो उन्हें अपनी संस्कृति का आईना दिखाइए। मुझे याद है, एक बार मैं एक भारतीय साधु से मिला था। मैंने उनसे पूछा, भारत दुनिया को क्या दे सकता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भारत दुनिया को इंसान बनना सिखा सकता है। आज दुनिया नफरत की आग में जल रही है। देशों के बीच युद्ध हो रहे हैं। ऐसे समय में दुनिया को अमेरिका के हथियारों की जरूरत नहीं है। दुनिया को भारत के बुद्ध और गांधी की जरूरत है। दुनिया को उस देश की जरूरत है जो कहे शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। मेरी भविष्यवाणी यह है, आने वाले सालों में भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पर बैठेगा, लेकिन वह वहां वीटो करने के लिए नहीं बैठेगा। एकांत नहीं है, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा दिखाने के लिए बैठेगा। मैं शायद 2047 तक जिंदा न रहूं। मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मेरा सफर खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक महान सभ्यता को फिर से उठते हुए देखा है। जब मैं अपने देश लौटूंगा तो मैं अपने साथ भारत की मिट्टी लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में कुछ जादू है। इस मिट्टी में भगत सिंह का खून है। इस मिट्टी में विवेकानंद का ज्ञान है। इस मिट्टी में कलाम के सपने हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं अपनी आखिरी सांस लूं तो मेरे पास वह मिट्टी हो, ताकि मुझे लगे कि मैं उस देश के करीब हूं जो देवताओं की भूमि है। मेरे प्यारे भारतीय दोस्तों, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी मंजिल तक न पहुंच जाओ। तुम्हारी मंजिल सिर्फ अमीर बनना नहीं है, तुम्हारी मंजिल फिर से विश्वगुरु बनना है। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। रोशनी पूर्व दिशा से ही निकलेगी और वह रोशनी तुम हो। अब मुझे जाना होगा।
मेरा विमान तैयार है, लेकिन मेरा दिल यहीं रह गया है, बनारस के घाटों पर, हिमालय की वादियों में और आपके प्यार भरे दिलों में। अपने देश पर गर्व करो, अपने झंडे को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है और मैं कसम खाकर कह सकता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्ते। जय हिंद।